भारत का भूगोल का एक सामान्य परिचय से क्लास शुरू कर रहे हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी नहीं। बहुत से लोग आज शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, तो शॉर्टकट में इसको इंडियन ज्योग्राफी कह देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी नहीं, भारतीय भूगोल नहीं, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब भारत का भूगोल या इंडिया का भूगोल या हिंदुस्तान का भूगोल, ये कन्फ्यूजन होता है छात्रों के मन में। आजकल कोई भी कुछ बोल देता है, हिंदुस्तान, कोई आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, कुछ भी शब्दों का प्रयोग होता रहता है। लेकिन इस देश का नाम पौराणिक ग्रंथों में जम्मूद्वीप मिलता है। प्रागैतिहासिक कालों में आर्यों ने इस भूमि को आर्यावर्त, आर्यों की भूमि कहा। इसके बाद जब यूनानियों ने इस देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिंधु नदी, जो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से तिब्बत के पठार से निकल करके और कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु को इंडस कहा और इंडस के उस पार की भूमि के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ईरानियों ने जो स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ह से करते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू के उस पार की भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार इंडिया और हिंदुस्तान इस देश का नाम हो गया। 10 राज्य युद्ध में बताया गया कि 10 राज्य, ऐतिहासिक स्रोतों में यह माना गया है कि 10 राज्य युद्ध में राजा सुदासु की विजय हुई। राजा सुदासु भरत कबीले से था और उसी के कबीले के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आज संविधान में जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, उसकी पहली लाइन है इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग। इस प्रकार भारत सरकार के स्रोतों में इस देश का नाम इंडिया और भारत दोनों मिलता है। भारत की जो अवस्थिति है, यह कुछ जगह लिखा रहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर प्रश्न आता है तो आप देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन नगर से होकर गुजर रही है, उसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और उसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भारत की अवस्थिति होने के कारण इसे पूर्वी गोलार्ध में कहेंगे। अगर दोनों को हम लोग एक साथ देखें तो ये चतुर्थांश बन जाएगा। तो भारत के इस चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट में अवस्थित है, तब उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में भारत की अवस्थिति। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो 2030 तक संभावना है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय माना जा सकता है और विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भूभाग भारत का माना जा सकता है। भारत की जो अवस्थिति है उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा लैटिट्यूड 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। याद रखना बहुत आसान है, 8 डिग्री और 8 का आधा 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है।
भारत के मुख्य भूमि की उत्तरतम सीमा जो इंदिरा कॉल है वह गुजरती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश से। याद रखने का तरीका क्या है? 37 37 और 7 से एक कम 6 मिनट है। इस अक्षांश, यह भारत की उत्तरतम अक्षांश रेखा है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इस प्रकार जिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य अवस्थित है भारत, वे देशांतर रेखाएं हैं। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु राजहर क्रेक गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। 68 और 8 से कम 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। और भारत के मुख्य भूमि का जो पूर्वोत्तम विस्तार है, पूर्वोत्तम सबसे पूर्वी, द मोस्ट ईस्टर्न, वह गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से। याद रखना बहुत आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 25 को हम लोग 25 पढ़ सकते हैं। 2 + 5 = 7 होता है। ऐसे कोरिलेट किए रहेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा कि 97 है कि 95 है। यहाँ जो भी डिजिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग 25 मिनट लिख सकते हैं। तो ये याद रखना आसान रहेगा। भारत की यह अक्षांशीय और देशांतरी सीमाएं हो गई। अगर हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट दोनों उत्तरीय अक्षांश रेखाएं हैं। दोनों का अंतर लिया जाएगा। इन दोनों का अंतर अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। और इस प्रकार भारत के देशांतरी विस्तार निकालना होगा तो दोनों देशांतर रेखाओं का अंतर लेंगे। इन दोनों देशांतर रेखाओं का अंतर आ रहा है 29 डिग्री 18 मिनट। बहुत थोड़ा सा ही अंतर है भारत के देशांतरी विस्तार और अक्षांशी विस्तार में। अगर देखा जाए तो भारत का ये जो देशांतरी विस्तार है, वर्टिकल लाइंस देशांतर है और हॉरिजॉन्टल लाइंस अक्षांश है। तो यह जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है भारत का देशांतरी विस्तार, वह हो रहा है 29 डिग्री 18 मिनट। लेकिन किलोमीटर में इसकी वैल्यू आ रही है 29 डिग्री 2933 किलोमीटर। और अक्षांशी विस्तार भारत का आ रहा है 29 डिग्री 2 मिनट, देशांतरी विस्तार से कम। लेकिन किलोमीटर में उसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वो आ रही है 3214, इससे ज्यादा आ रही है। आपसे इंटरव्यू में इस तरह का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है, लेकिन किलोमीटर में उसकी वैल्यू 2933 किलोमीटर है। और अक्षांशी विस्तार कम है कितने 16 मिनट कम है, लेकिन उसका किलोमीटर में वैल्यू ज्यादा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण आप जानते रहिए कि सामान्यतः दो अक्षांशों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहता है और वह 1 डिग्री = 111.14 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य की दूरी अक्षांशी मान बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, उनके मध्य की दूरी घटता जाता है। जैसे अक्षांशी जो रेखाएं हैं, इस तरह से अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के सारे ये दूरी अधिक है। और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अगर इनके बीच 1 डिग्री का भी डिफरेंस है तो आप देखेंगे कि यह डिस्टेंस घटती चली जाती है। इनके बीच एक, अगर ये 10 डिग्री ईस्ट है और ये 11 डिग्री ईस्ट है, तो विषुवत रेखा पर इनके मध्य की दूरी 111.14 होगी। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है। और यही कारण है कि देशांतरी विस्तार डिग्री में ज्यादा होने के बावजूद
भारत की चौड़ाई कम आ रही है और अक्षांशी विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद, अक्षांशी विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद, अक्षांशी विस्तार कम होने के बावजूद लंबाई भारत की ज़्यादा आ रही है। ये लंबाई भारत के उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाती है और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाती है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है, मुख्य भूमि का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का क्षेत्रफल, भारत के मुख्य भूमि का क्षेत्रफल। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, सबसे लंबी स्थलीय, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई इतनी है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वो है बांग्लादेश। यहाँ बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहा है। वनडे एग्जाम्स में प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। विश्व के मैप पर, भारत के मैप पर आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, लेकिन अगर परीक्षा हाल में आपको तुरंत याद नहीं आता है तो आप फार्मूला याद रख सकते हैं, अब मित्र में बांग्लादेश, अब मित्र में आगे बांग्लादेश, अब मित्र में बांग्लादेश। अ से असम हो जाएगा, ब से बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय। यही 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के नाम से जानी जाती है और यही सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की जो लंबाई है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है। इसके पश्चात भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश चीन है। यहाँ तो नेपाल हो जाता है। चीन के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चीन के साथ, तो उसकी लंबाई है 3,917 किलोमीटर, इतनी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे लंबी अंतरस्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के मध्य की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ लाइन की लंबाई है 3010 किलोमीटर, 3010 किलोमीटर रेडक्लिफ लाइन की लंबाई है, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई। इसके बाद चौथे नंबर पर जो सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ स्थलीय सीमा वो है नेपाल। और भारत और नेपाल के मध्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कहते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर। ये इंडो नेपाल बॉर्डर है। इंडो नेपाल बॉर्डर की लंबाई 1752 किलोमीटर है। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है वह है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 1458 किलोमीटर, 1458। छठे नंबर पर भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है वो यहाँ यही भूटान है। भूटान के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाती है 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश यहाँ पर है अफगानिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इंडो अफगान बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इंडो अफगान बॉर्डर की लंबाई है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो यह 15,200 किलोमीटर है। वर्तमान कुछ
नॉन ऑथेंटिक सोर्सेस में, नॉन ऑथेंटिक स्रोतों में क्या किया गया है कि उन्होंने पीओके को पाकिस्तान में दिखा दिया है, अक्साई चीन को चीन में दिखा दिया है, और इस प्रकार राजहर क्रीक का कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखा दिया है। और इस प्रकार भारत की जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लंबाई में उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। यह उचित नहीं है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई को यही दिखाएंगे। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिनमें सबसे लंबा स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ भारत बनाता है? बांग्लादेश के साथ। अक्सर लोग चीन समझ जाते हैं, चीन के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी होगी। चीन के साथ नहीं होती है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर चीन के साथ भारत के इंडो चाइना बॉर्डर, और जिसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ मैक माहोन रेखा कहते हैं, वो है, उसको सम्मिलित करते हुए 3970 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई ये है तीसरे नंबर पर, और नेपाल के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो 1752 है, और जो म्यांमार के साथ लगती है वो 1458 किलोमीटर है। जो भूटान के साथ लगती है वो 587 किलोमीटर है, और भारत सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, वो 80 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग भारत के तटीय सीमा में सम्मिलित राज्यों की बात करते हैं। इस पर भी प्रश्न आते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई है ये है 601 किलोमीटर है, सॉरी 6100 किलोमीटर। और इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का अगर परिमाप देखना होगा तो 15,200 और 6100 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 21,300 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि का परिमाप है। पेरीमीटर ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो मुख्य भूमि है इसमें 9 देश, जो मुख्य भूमि है इसमें 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। इन 9 राज्यों में इनका क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से है। आप इसको फार्मूला के रूप में देख सकते हैं। एक फार्मूला हमने बना दिया है, गो आ त म के ओ कर बंग और गो। गुआतम को केउ करबंगो का फार्मूला बना दिया है। आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भारत की समुद्री सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनका ये फार्मूला है, गुआतम केउ करबंगो। गो से गुजरात, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला ये राज्य है गुजरात। और दूसरे नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। चौथे नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है महाराष्ट्र। 5वें नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है केरल। 6ठे नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है ओडिशा। 7वें नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है कर्नाटक। 8वें नंबर पर सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर है गोवा। कह सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है, तो गोवा। कौन सा राज्य सबसे लंबा समुद्री सीमा बनाता है, तो गुजरात। ऐसा भी प्रश्न आता है, गुजरात पश्चिमी तट पर है, प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी तट पर कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है, तब गुजरात के बाद जो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, ये पूर्वी तट पर है और गुजरात पश्चिमी तट पर है। सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आज हम लोग बस भारत के भूगोल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। क्लास लंबी हो जाती है, स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है, इसलिए शेष डिस्कशन हम लोग कल करेंगे।